हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आज आपको मैथमेटिक्स में यूनिट 4 ज्यामिति के बारे में स्टडी कराऊंगा। बच्चों, ये वीडियो आपको विद्या प्रकाशन मंदिर लिमिटेड की ओर से फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं ज्यामिति। ज्यामिति में ये 10 नंबर से 12 नंबर तक की आपसे पूछ ली जाती है। इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका ट्रायंगल यानी त्रिभुज। तो आज हम स्टार्ट करते हैं त्रिभुज को। आइए स्टार्ट करते हैं त्रिभुज यानी ट्रायंगल। चलिए आज हम एक नई यूनिट शुरू करते हैं जिसका नाम है त्रिभुज। और इसके अंदर हम जो ज्यामिति है इसके अंदर हम स्टडी करते हैं सबसे पहले त्रिभुज की यानी ट्रायंगल, जो कैसे हैं यहाँ पर हमारे लिए सिमिलर ट्रायंगल। देखो बच्चों, शब्द है सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा। अब आप कहते हैं कि अगर त्रिभुज है, मान लीजिए कि ना हमने सिंपल बनाया, एक सर्किल बनाया पहले मान लीजिए, और एक ट्रायंगल बनाया। देखो बच्चों, हमने दो आकृति बनाई है। पहले सर्किल बनाया यानी वृत्त, और फिर बनाया ट्रायंगल। इस वृत्त की त्रिज्या को हमने लिखा कैपिटल आर, और इसकी त्रिज्या को लिखा हमने स्मॉल आर। तो इससे रिप्रेजेंट ये हो रहा है कि इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है। ऐसे हमने देखा इस ट्रायंगल के हमने तीनों साइड को अलग अलग रिप्रेजेंट किया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और इसमें हमने तीनों साइड को इक्वल दिखाया है। अब आपसे हम पूछते हैं कि भाई ये त्रिभुज समरूप है या ये सर्वांगसम है। 9th कक्षा में आपने सर्वांगसम के बारे में पढ़ रखा है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब उस पहले ट्रायंगल की सभी साइड दूसरे ट्रायंगल की सभी साइड के इक्वल हो। या कोई भी आकृति हो, मान लिया एक स्केल है 6 सेंटीमीटर का है, दूसरा स्केल भी 6 सेंटीमीटर का है, या पहला स्केल 6 इंच का है, दूसरा स्केल भी 6 इंच का है, दोनों की ब्रेथ सेम है। अगर हम उन्हें एक दूसरे के ऊपर रख दें, वो एक दूसरे को कवर करते हैं, तो बोलते हैं सर्वांगसम। तो जो कॉन्ग्रुएंट है उसकी हिंदी मीनिंग है सर्वांगसम, यानी सभी भाग समान। जब मान लिया आप अपनी कॉपी पे देखते हैं कि आपकी जो कॉपी है उसके सारे पेज समान है। अगर आपको इकट्ठा करके बताएं कि भाई बताओ कितने हैं, तो आप नहीं गिन पाते, गिनने के बाद बताओगे। अगर ऐसे दिखा दिया 2 पेज को, तो दोनों एक दूसरे को कवर कर, एक छोटा एक बड़ा हो, अब 2 पेज है तो आप बता सकते हो कि हाँ जी एक छोटा है एक बड़ा है। लेकिन दोनों पेज समान साइज के हो तो इसे इधर से देख लो चाहे दूसरी तरफ से देख लो, दोनों बराबर दिखाई देते हैं। तो सर्वांगसम मीन्स सभी अंग समान, यानी सभी भाग समान। लेकिन यहाँ क्या बात करते हैं हम? समरूप, सिमिलर, जिसका रूप एक जैसा हो। जैसे मान लीजिए आप न्यूज़पेपर देखते हैं, न्यूज़पेपर में भारत के प्रधानमंत्री की फोटो कभी कभी बहुत छोटी होती है, कभी कभी बड़ी होती है, और आप कभी कभी देखते हो पूरे पेज पर होती है। और कभी आप होर्डिंग्स देखते हैं, कटआउट्स देखते हैं, तो वहाँ बहुत बड़ी बड़ी फोटो होती हैं। तो आप छोटी फोटो देख के भी कहेंगे भाई प्राइम मिनिस्टर की फोटो है, उससे बड़ी फोटो देखेंगे वो भी प्राइम मिनिस्टर की है, जो कटआउट्स देखेंगे वो भी आप बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर की फोटो है। तो इससे रिप्रेजेंट ये हो रहा है कि ये एक से हैं, यानी ये सिमिलर हैं। ऐसा नहीं छोटी फोटो है कि भाई चीफ मिनिस्टर है, बड़ी फोटो है तो प्राइम मिनिस्टर है, और सबसे बड़ा कटआउट कहते हैं कि प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, ऐसा संभव नहीं है। अगर फोटो में एक रूपता है, एक जैसा है, एक ही व्यक्ति का है, तो उसे हम कहते हैं समरूप यानी सिमिलर। जैसे आप अपने देखते हैं कि एक पासपोर्ट साइज के फोटो होते हैं जिसे आप फार्म पर चिपकाते हैं, फिर पोस्ट कार्ड साइज के होते हैं जो आप थोड़े बड़े साइज के होते हैं, और शादी ब्याह की जो एल्बम होती हैं उसमें फोटो आपके बड़े होते हैं। लेकिन आप देखते कह देते हैं ये मेरा फोटो है, ये भी मेरा ही फोटो है, तो कहलाता है सिमिलर। तो आपको ध्यान रखना है सिमिलरिटी का मतलब क्या है। समझ में आ गया ना? चलिए, अब ये क्या है? सर्किल, वेरी गुड। ये भी क्या है? छोटा सर्किल, छोटा कह दो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम पूछ जाएंगे ये भी सर्किल है, छोटे बड़े की बात अभी हमने नहीं की, ये क्या है? सर्किल। ये क्या है? सर्किल। तो दोनों सर्किल हैं, तो इसलिए ये सिमिलर हैं। हाँ, ये पूछ जाएंगे छोटा कौन सा है, तो आप कहोगे ये छोटा है ये बड़ा है, तो ठीक है आपकी बात भी सही है। अब ये दोनों त्रिभुज हैं, तो समरूप का जो साइन होता है वो ये होता है, इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं हम।
तो ये दोनों सर्किल जो है सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों वृत्त हैं, इसलिए ये आपस में सिमिलर है, समरूप है। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल हैं, क्या ये समरूप हैं? आप कहेंगे जी ट्रायंगल है, ट्रायंगल तो है, तो समरूप हैं। लेकिन अगर हम पूछ लें सर्वांग सम है तो नहीं है, क्योंकि सर्वांग सम में क्या है, ये तो हमारा समबाहु है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी भुजाएं बराबर है। तो अगर हम इनकी साइडों को हटा दें और आपसे कहते हैं कि भाई ये जो लाइन है ये गायब कर दिया हमने, अब कहते हैं कि भाई ये ट्रायंगल है, तो आप कहते हो कि हाँ जी, अब हम इजीली बता सकते हैं कि ये दोनों आपस में सर्वांग सम है, सॉरी समरूप हैं। समरूप होने के कारण ये भी 3 भुजाएं हैं, इसके अंदर भी 3 भुजाएं हैं। और जब समरूपता की प्रॉपर्टी हम बनाएंगे, अभी तो हमने केवल ये बताया कि रूप पहचान करना, कि रूप को कैसे पहचानते हैं कि समरूप हैं। अगर हम कहते हैं कि भाई एक आकृति ये दे दें आपको और एक ये दे दें, कि क्या ये समरूप हैं, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो आयत है और ये वर्ग है। आयत और वर्ग में अंतर है। आयत की ये दो भुजाएं आमने सामने की बराबर भी होंगी, समांतर भी होंगी, और इसी प्रकार ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर भी होंगी और बराबर भी होंगी। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की समांतर होती हैं। तो आप क्या होगा कि ये समरूप नहीं है, कि दो फिगर तो हैं लेकिन दोनों फिगर आपस में समरूप नहीं है, दोनों का रूप एक जैसा नहीं है। इस तरीके के अंतर को हम ध्यान रखते हैं। और त्रिभुज समरूप होंगे, क्योंकि जो हम स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं समरूप त्रिभुज, यानी सिमिलर ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की जब हम सिमिलरिटी देख रहे हैं तो हम और आकृतियों का अध्ययन ना करके केवल ट्रायंगल का अध्ययन करेंगे और उसके अंदर कंडीशन बताएंगे कि भाई कैसे कैसे समरूप कर सकते हैं हम। कौन कौन सी कसौटी ऐसी हैं कि जिससे हम ट्रायंगल को समरूप यानी सिमिलर बताते हैं। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल के जो क्राइटेरिया क्या हैं, देखिए सबसे पहले अगर हम ये कहते हैं कि एक त्रिभुज ये है हमारे पास और दूसरा त्रिभुज ये है, हमने इसका नाम लिखा ए बी सी और इसका लिख दिया पी क्यू आर। हम इसमें स्टडी कर रहे हैं, देखिए कि दो ट्रायंगल हैं। अगर हम यहां कहते हैं आपसे कि इसकी जो भुजाएं हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड देख रहे हैं हम कि ए बी और पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, मान लिया ये 2 है और ये 3 है, तो रेशो आया 2/3। फिर हमने रेशो निकाला बी सी का क्यू आर से, और फिर बाद में ए सी या सी ए इक्वल रेशो निकाला पी आर से। अगर हम देख रहे हैं कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात से बराबर चल रहे हैं, यानी कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं से जो कोरस्पॉन्डिंग भुजाएं हैं, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, अनुपात समान है, तो वो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कौन से चले, हम ए से बी पे चल रहे हैं पहले, तो ए बी, फिर बी से सी पे, तो ए बी सी और पी क्यू आर, तो ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। सेकंड कंडीशन में हम कह रहे हैं ट्रायंगल तो हमारे पास ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। ए बी सी और पी क्यू आर। देखो बच्चों, इसमें अगर हम कहते हैं कि इस साइड का रेशो इस से निकाल लें, तो चलो भाई ए बी अपॉन पी क्यू,
और ये जो BC है ये QR है, लेकिन इनके बीच का एक एंगल दे दिया गया इस बार। ये रेशो तो आपस में BC अपॉन QR, तो आप देखते हैं इसका रेशो इससे और BC का रेशो QR से, और इनके बीच का जो एंगल B है इक्वल टू एंगल Q, कि जिन दो साइड के हम स्टडी कर रहे हैं उनके बीच का एंगल आपस में इक्वल है। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो यहां तो हमने देखा कि तीनों साइड का रेशो था, तो साइड 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 ये क्राइटेरिया बन जाता है। यहां साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, तो साइड एंगल साइड, ये क्राइटेरिया बन जाता है। इसके बाद आपको ट्रायंगल दिया ABC और PQR। यहां हमने कहा कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल। तो हम देखते हैं कि जब वन एंगल और सेकंड एंगल आपस में इक्वल हो जाए तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। तो यहां हम देख सकते हैं कि एंगल B, चलो हम एंगल A को भी ले लेते हैं पहले शुरू में, तीनों ले लेते हैं एक साथ। यहां कहते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल P। A पर जो एंगल है वो P पर है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हैं अलग अलग, तो ये बन जाएगा ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। एंगल एंगल एंगल, ये क्राइटेरिया लग जाता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर हम इस ट्रायंगल को चेंज कर दें, नाम वही है ABC PQR, यहां हमने लिखा एंगल A, यहां लिखा Q, यहाँ B पर जितना एंगल है उतना R पर है, और जितना C पर है उतना ही एंगल P पर है। तो यहां क्या लिखेंगे हम, एंगल A इक्वल टू एंगल Q, A एंगल Q के इक्वल है, एंगल B इक्वल टू एंगल R, एंड एंगल C इक्वल टू एंगल P। तो देखो बच्चों, इसमें जो ट्रायंगल बनेगा सिमिलर, अगर हम इसको लेते हैं ABC, अगर आपने दिया ABC सिमिलर टू PQR तो गलत होगा, क्योंकि एंगल ए के इक्वल कौन सा है, एंगल Q। तो लिखेंगे ट्रायंगल QRP। तो ये बता देता है कि एंगल A Q के इक्वल है, B R के इक्वल है और C P के इक्वल है। रटना मत कि वे ABC PQR, ऐसा नहीं, एंगल से कंपेयर करेंगे तब इसकी हम सिमिलरिटी को बताएंगे। तो तीन एंगल इक्वल हो सकते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। इसके बाद इसी रूप में केवल हमने दो एंगल ले लिए, मान लीजिए एंगल B इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इक्वल टू एंगल R। तो जब हमने दो एंगल लिए हैं तो हमें पता है कि अगर दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। ये सीधी सी बात है। अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल अलग अलग आपस में इक्वल हैं तो उनका जो सम है, मान लिया 100 बैठा, वो 60 और 40 थे, तो जो रिमेनिंग एंगल रहेगा वो 80 का होगा। तो सेकंड ट्रायंगल का भी एंगल जो होगा वो 80 का होगा। तो अगर पहले ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हैं तो ये अंडरस्टूड है कि तीसरा एंगल भी आपस में इक्वल होगा। तो इन्हीं दो प्रॉपर्टी से ही, दो एंगल की प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं। देखो अब B और C हमने लिया तो इस तरह ऊपर क्या बचा A, तो ABC, और यहां क्या बचा P, तो PQR। ABC ट्रायंगल
सिमिलर टू पी क्यू आर। यहां लिख सकते हैं हम ए सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो बच्चों इसमें ये प्रॉपर्टी बन जाती है। कभी कभी आप देख सकते हैं कि अगर हम आरएचएस भी बनाना चाहें तो जो आरएचएस होता है वो होता है राइट एंगल। राइट एंगल जब आरएचएस की फॉर्म लिखते हैं हम आर एच एस, अगर हम कहते हैं कि दोनों में 90 का एंगल है और इसका साइड का कोरस्पॉन्डिंग साइड जो ले रहे हैं हम पी क्यू आर में से ही इसको ले रहे हैं, दोनों का राइट एंगल हो गया, और एक साइड मान लिया हमने साइड ये ले ली या ये ले ली, तो दो साइड का रेशो और एक एंगल इसमें इक्वल आ जाता है। तो ये बन जाता है आपका ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो उसमें ध्यान रखना दो कोरस्पॉन्डेंट साइड के रेशो इक्वल होंगे और एक एंगल 90 का होगा। तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखते हुए क्वेश्चंस को करने से पहले सिमिलरिटी की पहचान याद रखनी है, और सिमिलरिटी और सर्वांग समता में क्या अंतर है ये ध्यान रखना है। सर्वांग समता में हमने बताया कि सभी भाग बराबर होते हैं और इसमें एक रूपता होती है। चलिए इसकी थ्योरम देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और सारे क्वेश्चन इसी थ्योरम के बेस पे होते हैं। स्टेटमेंट बाद में पढ़ेंगे, इसका नाम है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इसका जो और नाम है वह थेल्स थ्योरम। यानी थेल्स प्रमेय। जो हमारे गणितज्ञ हुए थे थेल्स, उन्होंने इस प्रमेय को लिखा था। देखिए इसका नाम आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय है। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और थेल्स थ्योरम। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, देख क्या दिया गया है, जब आप प्रमेय करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं क्या दिया गया है। देखो यानी गिवन में लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो सबसे पहले क्या त्रिभुज दिया गया आपको, तो त्रिभुज बनाइए, वो थोड़ा बड़ा बना दें। त्रिभुज आपका एबीसी, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटने के लिए, देखिए अब हम इस भुजा के समांतर चल रहे हैं बीसी के, अब अन्य दो भुजाएं ये हैं, इन्हें काट रही है दो बिंदुओं पर, ये एल रेखा है, ये जो एल रेखा है ये बीसी के समांतर है। ये दोनों आपस में समांतर हैं, ये इसको डी बिंदु पर काट रही है और इधर ई बिंदु पर काट रही है। अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटने के लिए एक रेखा खींची जाए, ये हमने खींच दी, दो बिंदुओं पर काटते हुए एक रेखा खींच दी, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है या दो विभाजित हो जाती हैं। अब ये तो मैं दे रखा है, देखो बच्चों, अब सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि जब ये दो बिंदुओं पर काटते हुए रेखा चली गई, इसके समांतर है, यहाँ ये दोनों समांतर हैं, तो ये दो हिस्सों में काटती है, दोनों का अनुपात आपस में बराबर करती है। तो एडी और डीबी का जो रेशो होगा वो एई और ईसी के रेशो के इक्वल होगा। ये सिद्ध करना है। देखो
अन्य दो भुजाएं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है या एक अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो जो अनुपात इनका होगा वो अनुपात इनका होगा, ये हमें सिद्ध करना है। अब इसे सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है अपनी तरफ से। ये तो आपका टू प्रूव, ये कंस्ट्रक्शन है। तो जब कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है हमें, तो देखो बच्चों, हम इस डी से एक तो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इस पर साइड पर डी एम लिख दो नाम, एक ई से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ई एन लिख दो। तो पहले तो हमने दोनों परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, डी एम और ई एन, फिर बाद में इनको भी ज्वाइन कर दिया, बीई और सी डी को। तो क्या लिखेंगे हम कि डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, इस ए सी पर खींच रहे हैं, ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। तो बच्चों ड्रा डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी, या हिंदी में लिखें खींचे, तथा बी को ई से और सी को डी से मिलाया। ज्वाइन बीई एंड सी डी, बी वाई ई को तथा सी वाई डी को मिलाया। ये हमने इतना काम कर लिया। अब बच्चों इसके बाद ये जो थ्योरम है आपकी, इसका हम प्रूफ करते हैं। देखिए इसे बोलते हैं उपपत्ति, कि जो बात कही गई है उसे कैसे सिद्ध करेंगे। फिगर आपके पास है, ये चीजें दी हुई, ये आपको सिद्ध करना है, हमें ये आंसर लाना है। अब ये वाला, अब इसको देखो कैसे करेंगे, कि प्रूफ करने के लिए क्या करना है। हमारे पास त्रिभुज है एडीई, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, ये ऊपर वाला पार्ट, और नीचे बच रहा बीडीई। इससे पहले एक बात और समझ लें थोड़ी सी, कि आपने पढ़ रखा है कि अगर ट्रायंगल है न्यून कोण और एक है अधिक कोण, तो न्यून कोण की जो हाइट देखते हैं वो ट्रायंगल के अंदर मिलती है ये, और अधिक कोण जो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है उसकी हाइट साइड को बढ़ाने के बाद बाहर मिलती है। इस बात का ध्यान रखें। और जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो ऐसी हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस तो इसका यहीं बनेगा बी सी, दो कंडीशन में दिखाने हैं इसी ट्रायंगल को ही। देखो ये न्यून कोण था तो हाइट बनेगी एडी इसके अंदर, और ये अधिक कोण है तो हाइट बनेगी इसकी बाहर, क्योंकि यहाँ हाइट बढ़ाना संभव नहीं है। देखो यहाँ हाइट कितनी सी हो जाएगी, देखो अलग अलग हाइट आएंगी, फिर बढ़ हाईएस्ट हो गई, फिर घटनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये हाइट ना होकर हाइट केवल ये होती है, इसकी हाइट इसके अंदर ये होती है। इस बात का हमें ध्यान रखना, क्योंकि हम ये देखेंगे कि एक ट्रायंगल एक्यूट है और दूसरा ये ऑब्ट्यूज है। अगर ये यहां तक एक्यूट है तो ये बचा हुआ ऑब्ट्यूज है, ध्यान रखें। तो इसी की स्टडी हम करेंगे इसके अंदर। अब देखो बच्चा, मैंने लिखा त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, अभी बताया था कि हाफ बेस और हाइट, ऐसी हाफ बेस इंटू हाइट। जब हम एडीई की बात कर रहे हैं तो बेस तो क्या एडी, और जो हाइट है वो ई से एन तक की है। और जब हम इस बात करेंगे ट्रायंगल की बीडीई की,
बी डी ई, तो ये ऑप्टिक हो जाएगा, तो हाइट तो ई एन रहेगी और बेस हो जाएगा डी बी। तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो आप ये देख रहे हैं कि भाई इसके अंदर हाफ से हाफ कैंसिल और ई एन से ई एन कैंसिल, तो ये बन जाता है ए डी अपॉन डी बी। इसको डाल देता नंबर 1। ये क्या बन गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई। और एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई। तो बच्चों हमने जो बताया था एडीई और बीडीई, अब यही कंडीशन इधर देखते हैं कि अगर ये न्यून कोण है तो ये हमारा अधिक कोण है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी बोल दो या एडी बोल दो, ऊपर तो वही सेम है। त्रिभुज एईडी का क्षेत्रफल और नीचे सीईडी या सीईडी। तो वही 1/2 आधार, आधार तो क्या एई, और इस त्रिभुज के अंदर जो हाइट होगी वो डीएम हो जाएगी। तो 1/2 गुना आधा गुना ऊंचाई। अब ऐसे इसमें देखेंगे, आधार तो आपका ईसी हो गया और ऊंचाई डीएम हो गई। 1/2 गुना ईसी गुना डीएम। तो देखो बच्चों, डीएम से डीएम कैंसिल और 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल त्रिभुज सीईडी का क्षेत्रफल। कैंसिल होने के बाद बचा केवल ये एई अपॉन में ईसी। अब हम कह रहे हैं कि एडी अपॉन डीवी ये हमें मिल चुका है, ये मैं इसके इक्वल लाना था, और ए अपॉन ईसी ये मिल चुका है। लेकिन ये तो बराबर नहीं है अभी। अगर हम कंपेयर भी करते हैं कि भाई ये दोनों बराबर हो गए, लेकिन ये दोनों बराबर कहाँ हैं। चलो ऊपर एडीई, एडी बात एक ही है कि त्रिभुज को ऐसा पढ़ दो एडीई या एईडी। लेकिन अब यह स्थिति आ रही है कि बीडीई और नीचे बच रहा सीईडी। इसको सीडी पढ़ सकते हैं या बी सीईडी कर सकते हैं। तो अब बताइए कि भाई इसको कैसे कंपेयर करें। तो एक बात और याद रखें, देखो आपने देखा कि दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो बीडीई और एक सीडीई। चूंकि त्रिभुज बीईडी या बीडी लिख रखा है, और त्रिभुज सीईडी, ये दो त्रिभुज आप देख रहे हैं नीचे, उसमें लिख रहा बीडीई और उसमें लिख रहा सीईडी। तो हमने कहा त्रिभुज बीडी तथा त्रिभुज सीईडी एक ही आधार, इन दोनों का आधार डीई है। क्योंकि हम देख रहे हैं जब त्रिभुज अभी फिगर दिखाएंगे दोबारा, तो डीई दोनों का आधार होगा तथा दो समांतर रेखाओं अब दो समांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं, एक तो डीई तथा बीसी, ये दो रेखाएं के बीच स्थित हैं। देखो बच्चों, अगर ये स्थिति आ जाए कि
आपके पास ये दो समांतर रेखाएं हैं, हमने लिखा कि दो समांतर रेखाओं, एक डीई एक बीसी। चलो हमने इसका नाम लिख दिया डीई और इसका लिख दिया बीसी। और हमने कहा कि एक ही आधार, आधार डीई रहना है, आधार डीई है। अब दो त्रिभुज हम बना रहे हैं, कौन सा? बीडीई। देखो बीडीई ये बन गया, और दूसरा सीईडी, ये वाला। अब हम कह रहे हैं कि दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इसकी हाइट देखो तो ये होगी, और इसकी हाइट देखोगे तो ये होगी। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपस में बराबर होती है। तो आपने पढ़ा कि जब दोनों का आधार ये है और ऊंचाई ये है, तो इनके क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार तो दोनों में समान है और दो समांतर रेखाओं के बीच में है। जब दो समांतर रेखाओं के बीच में है तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर बराबर होती है। तो हमने लिखा है कि त्रिभुज बीडीई और त्रिभुज सीईडी एक ही आधार डीई पर तथा दो समांतर रेखाओं डीई व बीसी के बीच स्थित हैं। इसलिए त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सीईडी का क्षेत्रफल। इसको नंबर डाल देना बेटा 3। इसके लिए ये बात ध्यान रखना है और ये स्टेटमेंट पूर्ण रूप से याद रखना है। दो बातें आप निकाल चुके थे, 1/2 आधा गुना ऊंचाई। अब इसके बाद समीकरण 1, 2 व 3 से आपके पास 3 समीकरण आ गई। अब हम देखेंगे कि भाई इनकी स्थिति में क्या आ रहा है। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें सिद्ध करना था। या हेंस प्रूव्ड। देखो बच्चों, अगर आप तीनों का कंपेयर कर रहे हैं, हमने लिखा समीकरण 1, 2 व समीकरण 3 से। आप देख सकते हो समीकरण नंबर 1, यहां देखो ध्यान से। हमने कहा कि भाई AD का क्षेत्रफल बटे BD का क्षेत्रफल। समीकरण नंबर 2, AD का क्षेत्रफल बटे CD का क्षेत्रफल। अब देखो ADE या AD, ये तो एक ही बात है, तीनों नाम देख लो, ADE ADE, लेकिन ये अलग अलग था, BDE और CD। ये हमने निकाल के दिखा दिया आपको यहां। ये रहा त्रिभुज BD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CD का क्षेत्रफल। जब ऊपर के हिस्से बराबर थे, अब हमने नीचे हिस्से बराबर कर दिए क्षेत्रफल में, ये वाले भी। तो इन तीनों समीकरणों से हमें देख रहे हैं कि भाई इनका अनुपात और ये अनुपात आपस में बराबर होगा। तो इसलिए AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये हमने लिख दिया है। ये सिद्ध हो जाता है। इंपोर्टेंट थ्योरम है, सारी प्रश्नावली इसी पर आधारित है। इसी में एक क्वेश्चन छोटा सा बना रहे हैं, पहले उसको ध्यान से देखें। इसे बच्चों ऊपर में क्या देते हैं, ये त्रिभुज आपका ABC दिया गया है और ये कह रहा है कि DE समांतर BC, ये दे रखा है। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, देखो बच्चा सिद्ध करना है। इसके अंदर AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। अब आप क्या होगा, जब तो ये बताया था AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। अब कह रहे हो कि केवल AD अपॉन फुल साइड AB और AE अपॉन फुल साइड AC। तो इसकी जो उत्पत्ति है बड़ी सरल है।
इसमें कोई रचना नहीं करनी, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में डी समांतर BC। अभी हमने जो थ्योरम पढ़ी है उसका नाम है थेल्स थ्योरम। तो थेल्स प्रमेय से या अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम ये बन जाएगा AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमने प्रूफ किया था अभी। अब हम देख रहे हैं कि AD तो लाना है लेकिन नीचे AB लाना है, तो पहले का रेसिप्रोकल कर दें। दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो रेसिप्रोकल कर देंगे इसका DB अपॉन AD इक्वल टू EC अपॉन AE। अभी हम कह रहे हैं क्या फायदा होगा, देखो अब दोनों पक्षों में एक जोड़ दो, एडिंग वन ऑन बोथ साइड। वन इधर भी ऐड कर दें और वन को इधर भी ऐड कर दें। अब दोनों तरफ हमने वन ऐड कर दिया तो क्वेश्चन तो वही रहा, अगर वन से इधर जाके कैंसिल कर दें सेम है। तो जैसे ही वन ऐड किया हमने तो आप देखते हैं कि एलसीएम ले लें AD, तो ये बन जाएगा AD प्लस DB। इधर एलसीएम ले लें AE, तो AE प्लस EC। तो बच्चों अब आप ध्यान से देखो, जो ये फिगर थी हमारी इसमें AD प्लस DB, अगर हम इस पार्ट में इस वाले पार्ट में ये पार्ट ऐड कर दें तो फुल पार्ट हो जाता है। तो AD प्लस DB ये बन जाएगा हमारा AB। और इसी प्रकार AE प्लस EC, तो ये बन जाएगा हमारा AC। अब आप कह लेंगे जो प्रूफ करना था जी उसमें तो जी AB और AD तो ठीक है लेकिन उल्टा आ गया है, तो कि AB नीचे आना चाहिए AD ऊपर आना चाहिए, ऐसी AC ऊपर आ गया नीचे आना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, अब इनका रेसिप्रोकल फिर कर दो पुनः दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर। तो बच्चों जब व्युत्क्रम करेंगे तो बन जाएगा AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। आपको ये सिद्ध करना था, ये रहा जो आपने प्रूफ किया था AD अपॉन AB AE अपॉन AC। आपको ये थ्योरम अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। बच्चों हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।